हमारा आज का टॉपिक जो है न्यूक्लियस है, वो लास्ट टॉपिक है सेल के चैप्टर का। हम न्यूक्लियस को पहले समझ लेते हैं, न्यूक्लियस है क्या, फिर हम बुक में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, न्यूक्लियस एक्चुअली है क्या, हम पहले देखते हैं न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया। न्यूक्लियस जो है हमारे पास वो रॉबर्ट ब्राउन ने, तो रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है। अच्छा, ये दो तीन छोटी छोटी बातें ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल नहीं है ये सिर्फ बातें, और उसके बाद जो है वो हम इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब न्यूक्लियस करता क्या है, पहली बात ये थी, न्यूक्लियस क्या करता है। न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे मिसाल के तौर पर घर में एक बंदा होता है, वो घर की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस सेल में एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक्टिविटीज़। दूसरी बात ये हो गई। अब शेप देख लेते हैं। शेप इसकी अलग अलग हो सकती है। कैसे हो सकती है शेप, इसकी इरेगुलर शेप भी हो सकती है, ठीक है, या तो इसकी स्फेरिकल शेप हो सकती है, या लोब्स के फॉर्म में शेप भी हो सकती है। लोब्स के फॉर्म में कैसे होती है, हमारे पास हमारी बॉडी में एक सेल होता है न्यूट्रोफिल, आप पढ़ेंगे इम्यूनिटी के चैप्टर में। उसमें क्या होता है कि ऐसे लोब्स की फॉर्म में उसका न्यूक्लियस होता है, ऐसे लोब्स होते हैं। ठीक है, तो ये शेप भी हो सकती है। तो ये हो गई कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और इसकी कंपोजिशन क्या है। स्ट्रक्चर में हम क्या क्या बातें पढ़ते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देख रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। अब स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर है ये। अच्छा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले पहली चीज़ होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, न्यूक्लियर पोर्स पढ़ते हैं हम, न्यूक्लियर पोर्स। वन बाय वन सब देखेंगे। अच्छा, उसके बाद और क्या पढ़ते हैं, तीसरी चीज़ हम पढ़ते हैं, स्क्रीन नीचे का। तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और चौथी चीज़ जो है वो हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको एक्सप्लेन करूंगा इनकी लोकेशन और इनके फंक्शन और ये क्या कैसे होते हैं, मैं सारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस अब देखें, ये सेल है। ठीक है, ये सेल हो गया और सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब हम न्यूक्लियस को पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, दो मेम्ब्रेन्स होती है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, अब हम सबसे पहले वाला चीज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। ठीक है, हमने अभी लिस्ट डाउन किया क्या क्या चीज़ें हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर प्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होती है, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन्स होंगी, और इनके बीच में ऐसे जो है वो हमारे पास पोर्स होते हैं, ताकि न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का कनेक्शन रहे। ये न्यूक्लियस सेंटर में और साइटोप्लाज्म इसके बाहर है, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म कनेक्शन है, ये पोर्स होते हैं। और ये पोर्स बने होते हैं न्यूक्लियोपोरिन से। न्यूक्लियोपोरिन एक प्रोटीन है, उससे ये पोर्स बने होंगे। ठीक हो गया, ये बातें हमारे पास हो गई। अच्छा, अब हम और क्या देखेंगे, हमने क्या क्या देख लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख ली, हमने न्यूक्लियर पोर्स देख लिए। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये अंदर वाला स्ट्रक्चर है जो कि दूसरी मेम्ब्रेन के अंदर है, वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम इसको दोबारा न्यूक्लियस बनाते हैं और देखते हैं। देखें, ये न्यूक्लियस हमारे पास डबल मेम्ब्रेन हो गई, इसके पोर्स हो गए। ठीक है, पोर्स जो है न्यूक्लियर पोर्स कह रहे हैं, और किससे बने, न्यूक्लियोपोरिन से। अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म है जो फ्लूइड है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसके अंदर हमारे पास डीएनए भी होता है, ठीक है, आरएनए भी होता है, प्रोटीन्स भी होती हैं, एंजाइम्स, ये सब कुछ अंदर मौजूद होगा। और एक नेटवर्क होता है, गुच्छा होता है ऐसा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क, ठीक है, ये क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। अब क्रोमैटिन नेटवर्क है क्या, ठीक है, क्रोमैटिन नेटवर्क जो है वो एक्चुअली हमारे पास यही नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमैटिन एक गुच्छा होता है, और जब सेल डिवाइड होने लगता है तो ये बिल्कुल कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होके क्रोमोसोम बना लेता है, जो कि हेरिडिटी यूनिट है, जहाँ पर जीन्स हमारी मौजूद होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि क्रोमैटिन नेटवर्क को हम अभी डिटेल में हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली क्रोमैटिन नेटवर्क है क्या, और क्रोमोसोम कैसे बन रहा है, क्या है, ये सारी चीज़ें हमें अभी डिटेल में देखनी पड़ेंगी। हमने अब तक क्या देखा, मैं थोड़ा सा रिकॉल करूँ आपको। हमने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर में हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमने क्या बातें देखी, डबल मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन में पोर्स हैं, न्यूक्लियर पोरिन से बने हुए हैं, वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का कनेक्शन करा रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स हो गए। न्यूक्लियर प्लाज्म में देखा, न्यूक्लियर प्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर वाला जो हमारे पास फ्लूइड है वो है, उसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम सब कुछ है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोलस देखते हैं, और उसके बाद हम क्रोमोसोम देखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस था हमारे पास। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम कह रहे होते हैं न्यूक्लियोलस।
लस, ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस जो है ये हमारे पास किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोलस जो है हमारे पास ये बना हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए से, डिफरेंट आरएनए से बना हुआ है, डिफरेंट आरएनए से बना हुआ है। और जब सेल डिवाइड होने लगता है, जब सेल डिवाइड होने लगता है तो ये क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है। और सेल जब डिवाइड हो जाता है तो ये दोबारा अपियर हो जाता है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है हमारे पास राइबोसोम सिंथेसिस। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री से हम पढ़ चुके हैं। राइबोसोम को बनाना, इसका फंक्शन प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम को कौन बनाता है? वो न्यूक्लियस बनाता है। ये बहुत ही फेवरेट एमसीक्यू है, ठीक है, बहुत आता है आपके एमडी कैट में भी, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रोमोसोम। हमने क्रोमैटिन नेटवर्क देखा था जो कि कहाँ प्रेजेंट था। ये अब हम दोबारा एक बार बना लेते हैं, ठीक है, आपको, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, रिकॉल भी हो जाए। देखें, हमारे पास ये न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स जो कि न्यूक्लियर पोरेन से बने हैं, ठीक है। और अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल है जो गुच्छे की फॉर्म में है। और न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये अब आपको स्ट्रक्चर आई होप क्लियर होगा और सबके फंक्शन भी क्लियर होंगे। अब हम देख रहे हैं क्रोमैटिन नेटवर्क को, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। क्रोमैटिन नेटवर्क है क्या? एक गुच्छे की फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। अब जब सेल डिवाइड होगा, क्रोमैटिन नेटवर्क क्या करेगा? कंडेंस हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है, जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो अपना सारा सामान बांध देते हैं, ठीक है, कंडेंस कर लेते हैं। और जब हम सफ़र से वापस आ जाते हैं, सारा सामान खोल देते हैं, फिर खोल के यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, जब सेल ने डिवाइड होना है तो वो अपने जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल को कंडेंस कर लेगा। और जब डिवाइड हो जाएगा तो वो न्यूक्लियर मटेरियल को खोल देगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब क्रोमैटिन नेटवर्क को हम पढ़ें। क्रोमैटिन नेटवर्क सेल डिवीजन के टाइम क्या होगा? ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेगा, ठीक है। कंडेंस होकर इसने क्या बना लिया? क्रोमोसोम, ठीक हो गया। अब ये क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम है हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल। पहले सेल ने डिवाइड होना है, ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज है। अब डिवाइड होने के लिए इसने क्या बनाया? क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम बना लिए, ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। अब राइट बिफोर डिवीजन, अभी ये डिवीजन के लिए तैयार हो रहा है, ये तैयारी वाला फेज है, ठीक है, ये तैयारी वाला फेज है। अब डिवीजन के टाइम, राइट बिफोर डिवीजन, बिफोर डिवीजन, ये जो क्रोमोसोम है हमारे पास, ये क्या करेंगे? ये एक था ऐसा, ये बिल्कुल वैसे ही अपनी एक और कॉपी बना लेगा, बिल्कुल वैसी कॉपी है जैसे ही था, ठीक है। हमने 4 बनाए थे, मैं 4 आपको कॉपीज बना देता हूँ। ये तीसरा हो गया और ये चौथा, ये अपनी कॉपीज बना रहे हैं, ठीक है। अब ये कॉपीज को हम क्या कह रहे हैं? सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। अच्छा, एक कन्फ्यूजन है जो कि बहुत होती है, वो क्या कि बच्चे समझते हैं कि ये क्रोमोसोम कितने क्रोमोसोम है? ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है। वो समझते हैं कि ये 2 क्रोमोसोम हो गए, ये 2 हो गए, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी एक ही है, ठीक है। ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक। क्यों ऐसा क्यों है? ये एक्चुअली क्रोमोसोम एक है, मगर इसके पास क्रोमैटिड 2 है। क्रोमैटिड क्या है? इसके जो है डिवीजन होके बना, जो इसके आर्म्स हैं अलग अलग, ठीक है, ये जो अलग आर्म्स हैं, इस एक को हम क्या रहे हैं? एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, मगर क्रोमोसोम ये एक ही है, क्योंकि ये एक ही से ओरिजिनेट हुआ है, उसी ने अपनी कॉपी बनाई है सेल डिवीजन के लिए। और जब डिवाइड होगा, बीच में से एक दूसरे सेल में चला जाएगा, एक दूसरे सेल में चला जाएगा, सारे एक एक अलग अलग सेल में चले जाएंगे। ये इसलिए इसने अपनी कॉपी बनाई है, ठीक है। क्रोमोसोम अगर एक है, आपने बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये बात हो गई हमारे पास। अब हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसका फंक्शन देख लेते हैं। हमने अब क्या देखा? हमने देखा था कि ये न्यूक्लियस था, डबल मेम्ब्रेन थे, इसके अंदर ऐसा गुच्छा था जिसको हम क्या कह रहे थे? क्रोमैटिड। ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज में था। और जब सेल डिवाइड होने की उसने तैयारी शुरू की तो ये कंडेंस होकर ऐसे क्रोमोसोम्स बन गया, ठीक है। क्रोमैटिन से कंडेंस हुआ तो वो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बन गया। और जब राइट बिफोर डिवीजन, इसी क्रोमोसोम ने क्या किया? अपनी एक और कॉपी बना ली, जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड कह रहे थे। अपनी एक और कॉपी बना ली, सिस्टर क्रोमैटिड कह रहे थे। और ये एक सेल में चला जाएगा, एक दूसरे सेल में, एक सेल में, एक दूसरे सेल में। तो ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो आपको आई होप अब चीज़ें ये वाली क्लियर होगी। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है। ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इसकी यहाँ पर एक बॉडी मौजूद होती है, बॉडी यहाँ पर एक मौजूद होती है सेंटर में, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर, क्योंकि सेंटर में क्या कह रहे हैं? सेंट्रोमेयर, ठीक है। सेंट्रोमेयर के पास एक प्रोटीन होती है, ठीक है। अभी सेंट्रोमेयर का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, मिसाल के तौर पे सेंट्रोमेयर है, इसके पास ये प्रोटीन्स होंगी। उन प्रोटीन्स को हम क्या कहेंगे? काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। इसका फंक्शन क्या है? काइनेटोकोर से आपने पढ़ा होगा 9-10 में भी कि माइटोसिस मियोसिस में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है हमारे पास,
ये क्रोमोसोम है, तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स आएंगे, इसको पकड़ेंगे, यहाँ से आएंगे पकड़ेंगे और इसको अलग कर लेंगे, एक पार्ट को अलग सेल में ले जाएंगे, एक पार्ट को अलग सेल में ले जाएंगे। वो ये स्पिंडल फाइबर्स आए तो, मगर ये कहाँ से आगे अटैच हुए, ये अटैच हुए हमारे पास सेंट्रोमेयर में। और सेंट्रोमेयर में भी किस पार्ट के पास, सेंट्रोमेयर में भी काइनेटोकोर के पास, क्योंकि काइनेटोकोर के पास स्पिंडल फाइबर्स की अट्रैक्शन होती है, वो स्पिंडल फाइबर्स को कनेक्ट कराते हैं। और स्पिंडल फाइबर जब काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे तो सेल को वो क्या करेंगे, एक हिस्से को अलग तरफ खींच लेंगे, एक हिस्से को अलग तरफ खींच लेंगे और सेल डिवीजन हो जाएगी। ठीक है, हमने काइनेटोकोर देख लिया, हमने सेंट्रोमेयर देख लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने ये भी देख लिया क्रोमैटिड क्या होता है। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। ठीक है, दोनों एक ही क्रोमोसोम है, मगर इसके बाद दो क्रोमैटिड्स हैं, इसके हिस्से दो हैं, ये दो क्रोमैटिड्स हैं, इसके बाद एक क्रोमैटिड है, मगर क्रोमोसोम एक है। ये बात आपने याद रखनी है। और ये क्यों बना, ऐसा क्यों बना, क्योंकि इसने डिवाइड होना है, बीच में से एक हिस्सा एक तरफ चला जाएगा, एक हिस्सा एक तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम के फंक्शन क्या है वो हम देखते हैं। फंक्शन, दो फंक्शन है, बहुत सिंपल सिंपल। क्या है कि क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास एक्टिविटीज ऑफ सेल जो है, एक्टिविटीज ऑफ सेल जो है इसको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑफ सेल मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ सेल कंट्रोल कर रहा है, क्यों, क्योंकि पास जीन मौजूद है, जीन के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। दूसरी, ये क्या कर रहा है, ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल कर रहा है और ट्रांसफर करा रहा है इन्फॉर्मेशन में फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हेरिडिटी इन्फो कंट्रोल कर रहा है और ट्रांसफर करा रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर, बिल्कुल मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा कि क्रोमोसोम क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पे हमारा हेयर कलर ब्लैक है, तो हमें ब्लैक देने वाला हेयर कलर कौन है, ये भी क्रोमोसोम है उसके पास। क्यों, क्योंकि जीन मौजूद है और इसने ब्लैक कलर की एक्टिविटी को कंट्रोल कराया। एक बात ये होगी। दूसरा क्या कि ब्लैक कलर को अगली जनरेशन में इसका जीन ट्रांसफर करने भी किसकी जिम्मेदारी है, ये भी क्रोमोसोम की जिम्मेदारी है। क्यों, क्योंकि इसके पास जीन में ये मौजूद है कि ये इस इंसान का हेयर कलर ब्लैक है, तो हेरिड इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करना और आपको हेरिड जो आपका जो फिनोटाइप है, आपका जो मॉर्फोलॉजी है, आप जैसे दिखते हैं, वो भी आपको दे रहा है और वही वाला करेक्टर आगे जनरेशन में ट्रांसफर भी कर रहा है। ये दोनों काम किसके हैं, ये दोनों काम क्रोमोसोम के हैं, क्योंकि क्रोमोसोम के पास क्या है, जीन है। ठीक है, हमने दोनों फंक्शन देख लिए। अब हम देखते हैं, छोटी सी बात है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहते हैं एक स्पीशी में। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में हमेशा 46 होंगे। अगर इससे ज़्यादा है, कम हो जाए तो वो क्या है, वो हमारे पास डिजीज़ होती है। ह्यूमन में 46 है। उसके बाद फ्रूट फ्लाई में कितने होते हैं, फ्रूट फ्लाई में 8 होते हैं। गार्डन बी देखें, गार्डन बी में 14 होते हैं। तो ऐसे ही हर स्पीशी में अलग अलग क्रोमोसोम होंगे, मगर उस स्पीशी में स्पेसिफिक वही क्रोमोसोम होंगे, उससे बढ़ जाए कम हो जाए तो क्या होती है, डिजीज़ होती है। अच्छा, अब सेंट्रोमेयर हमने पढ़ा था, सेंट्रोमेयर क्या है, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था, इसके बीच में क्या था, यहाँ पर सेंट्रोमेयर मौजूद था, जब जिस सेंट्रोमेयर में क्या था, काइनेटोकोर था, जिससे आगे स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे थे। और क्रोमोसोम का ये एक आर्म था, आर्म कह रहे हैं इसको, और ये दूसरा आर्म कह रहे हैं। अब ये जो सेंट्रोमेयर है हमारे पास, सेंट्रोमेयर के बेसिस पे हमारे क्रोमोसोम को हम क्लासीफाई करते हैं 4 कैटेगरीज में। सेंट्रोमेयर की बेस 4 कैटेगरी कौन सी हैं। पहली कैटेगरी है मेटासेंट्रिक। इसमें क्या है, सेंट्रोमेयर बीच में होगा और एक आर्म भी उतना ही होगा, दूसरा आर्म भी उतना ही होगा, दोनों आर्म का साइज सेम होगा और सेंट्रोमेयर बीच में होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होगा कि सेंट्रोमेयर यहाँ मौजूद होगा, एक आर्म थोड़ा छोटा होगा और दूसरा आर्म थोड़ा बड़ा होगा। ये क्या है, ये सब मेटासेंट्रिक है। थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है एक आर्म बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, और यहाँ सेंटर में मौजूद होगा और दूसरा आर्म काफ़ी बड़ा होगा। इसको हम क्या कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक। लास्ट जो कैटेगरी है जो कि ह्यूमंस में नहीं पाई जाती, वो होती है टीलोसेंट्रिक। इसमें एक ही आर्म मौजूद होता है, यहाँ कोने पे होगा हमारे पास सेंटर में और एक ही आर्म से निकल रहा होगा, इसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। ठीक है, टीलोसेंट्रिक की टेल की तरह बनना है तो इसको टीलोसेंट्रिक कहते हैं। ये ह्यूमंस में नहीं होता। ठीक है, बस ये आपकी बातें कंप्लीट होगी। अब हम बुक में देखेंगे क्या है। चलिए, बुक में क्या है अब देखते हैं। ये कह रहे हैं न्यूक्लियस डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस क्या करता है, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल भी हो सकता है या लोब्यूल लोब्स के फॉर्म में भी हो सकता है और इरेगुलर शेप भी इसकी हो सकती है, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद इसके इन्होंने जो है पार्ट्स बताए हुए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर प्लाज्म है, न्यूक्लियर डायोक्रोमेटिन है, हम सब डिटेल में पढ़ चुके हैं, बुक में भी देखेंगे क्या है। डायग्राम से देख लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका क्रोमेटिन है, धागानुमा स्ट्रक्चर जो है। उसके बाद ये हमारे पास न्यूक्लियोलस है, जो अंदर एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर आ रहा था जिसका फंक्शन था राइबोसोम बनाना। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स हैं जो कि न्यूक्लियर पॉरिन से बने हुए हैं और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कनेक्ट करा रहे हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ये बाउंड्री है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री है।
और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं जो कि न्यूक्लियर पोरिन से बनते हैं, और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का कनेक्शन करा रहे हैं। वही बात है जो हम पढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म जो अंदर फ्लूइड मौजूद था न्यूक्लियस के, वो है। ये क्या है, प्रोटीन इज फ्लूइड है, और इसमें क्या है, प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, न्यूक्लियोटाइड, सब मेटल, ठीक है, वो सारी चीज़ें मौजूद होंगी जो कि न्यूक्लियस को सर्वाइवल के लिए चाहिए। उसके बाद हिस्टोन भी होगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होगी, बस ये सारी वो चीज़ें न्यूक्लियस न्यूक्लियस के सर्वाइवल के लिए इसको ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, न्यूक्लियोलस जो एक परमानेंट स्ट्रक्चर था, दोबारा आपको बना के दिखाता हूँ। ये डबल मेम्ब्रेन थी, यहाँ न्यूक्लियर पोर से न्यूक्लियोप्लाज्म था, और यहाँ पर न्यूक्लियोलस था, और ये ऐसे क्रोमेटिन था। ठीक है। अब न्यूक्लियोलस को पढ़े हम, न्यूक्लियोलस इसको पढ़ने लगे। ये क्या है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये डिसअपियर हो जाता है सेल डिवीजन के दौरान और रीअपियर आफ्टरवर्ड, उसके बाद दोबारा आ जाएगा। और किससे बना हुआ है, आरएनए से बना हुआ है, और राइबोसोम बनाने में काम आता है, सब पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद न्यूक्लियस में क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, ठीक है, जालनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क। और क्रोमैटिन नेटवर्क कब देखने को मिलेगा हमें, नॉन डिवाइडिंग सेल में। मैंने आपको बताया जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये कंडेंस होकर क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। नॉन डिवाइडिंग सेल में नेटवर्क हमें देखने को मिलता है। और इसकी इन्होंने कंपोजिशन बताई है, क्या है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी कंपोजिशन क्या होती है, ये बिल्कुल ऐसी होता है, मिसाल के तौर पर अगर ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, और इसके अराउंड ऐसे जो है वो डीएनए लिपटा हुआ होगा, ऐसे डीएनए इसके अराउंड लिपटा हुआ होगा। तो ये इसका जो है वो कंपोजिशन होती है। इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस डीएनए, और डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड लिपटा हुआ होता है। तो ये क्रोमैटिन की क्या है, कंपोजिशन है। क्रोमोसोम की भी यही कंपोजिशन है, क्रोमोसोम एक्चुअली वही है, बस कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है, और नॉन कंडेंस फॉर्म में क्या बन जाता है, क्रोमैटिन बन जाता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, कंडेंसेशन के बाद डिवाइडिंग, जब डिवाइड होना होता है सेल में, इट बिकम्स क्रोमोसोम, ठीक है, और क्रोमोसोम बन जाता है। और क्रोमोसोम जो है हमने पढ़ा था, ये कंडेंस फॉर्म है, ठीक है, ये कंडेंस फॉर्म है, और ये जब सेल डिवाइड होने की तैयारी कर रहा होगा तो ऐसा क्रोमोसोम बनेगा। और जब बिल्कुल बिफोर डिवीजन, तो ये क्रोमोसोम जो है डबल अपनी एक कॉपी बना लेता है, इसको क्या कहते हैं, सिस्टोक्रोमेटिड। अब यही उन्होंने बताया हुआ है कि पहले क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है, थिक थ्रेड्स होते हैं, और उसके बाद क्या करता है, सिस्टोक्रोमेटिड भी बना लेता है राइट बिफोर डिवीजन। ठीक है, और ये दोनों कहाँ से अटैच होते हैं, सेंट्रोमेयर से। हम अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ चुके हैं, हमें पता है सेंट्रोमेयर क्या है। सेंट्रोमेयर है, और दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रोमेयर, ठीक है, और दूसरा होता है आर्म। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डायग्राम में भी देखते हैं क्या है, ये सेंट्रोमेयर है और ये आर्म्स है। ठीक है, तो यही बात है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये आर्म है, आर्म्स और क्रोमैटिड्स आर ज्वाइंट एट अ कंस्ट्रक्शन कॉल्ड सेंट्रोमेयर। ठीक है, सेंट्रोमेयर सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है जिससे आर्म जो है वो ज्वाइन हुए हुए होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोलस हम देख चुके हैं। अगला है हमारे पास, यहाँ से हमें देखना है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, अब क्रोमोसोम को एक्सप्लेन कर रहा है। क्रोमोसोम को क्या कह रहा है, क्रोमोसोम है एक्चुअली हेरिडिटी यूनिट्स हैं। ठीक है, हेरिडिटी यूनिट क्रोमोसोम कब बनते हैं, जब सेल डिवाइड होता है। हेरिडिटी यूनिट्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जीन्स। और जीन्स की पोजीशन को क्रोमोसोम पे, मिसाल के तौर पे ये अगर क्रोमोसोम है, ठीक है, और अगर जीन यहाँ प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इस लोकेशन को लोकस कहेंगे। क्रोमोसोम पे जहाँ जीन प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, जीन लोकस कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम अब इसने बताया कि क्या है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, ये वही बात है, मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम के फंक्शन उन्होंने बताया हुआ है। दो फंक्शन है, को आपको करेक्टर देता है, हेयर कलर, जिससे मैंने आपको समझाया कि आपका ब्लैक कलर है तो क्यों है, क्रोमोसोम पे जीन्स है, जीन्स की वजह से। और ये ब्लैक कलर का जो हमारे पास करेक्टर है, ये अगली जनरेशन में भी जाना है, क्यों, क्योंकि जीन्स आपकी जीन्स में है कि इसका बंदे का ब्लैक कलर है, ये अगली जनरेशन में भी यही जाएगा। दो फंक्शन है, आपको भी करेक्टर दे रहा है, आपकी अगली जनरेशन को भी करेक्टर ट्रांसफर कर रहा है। तो ये दोनों किसके फंक्शन है, क्रोमोसोम के फंक्शन है, वही बताया हुआ है कि हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है जनरेशन जनरेशन। अब इसके नंबर बताए मैं, ये वेरी करते हैं मगर एक स्पीशी में सेम रहेंगे। आपको ये नंबर जो आपकी बुक में मेंशन है एटलीस्ट ये पता होने चाहिए, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 होते हैं फ्रूट फ्लाई में, 14 होते हैं स्वीट पी में, 20 होते हैं कॉर्न में, और 46 होते हैं ह्यूमन सेल में। उसके बाद सेंट्रोमेयर के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं चार कैटेगरीज में। मेटासेंट्रिक, जिसमें क्रोमोसोम के इक्वल आर्म्स होते हैं, हमने पढ़ा था ऐसा क्रोमोसोम था। उसके बाद सब मेटासेंट्रिक, जिसमें एक आर्म थोड़ा छोटा था दूसरा बड़ा था, स्लाइटली अनइक्वल आर्म्स। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक इसको कहते हैं। इसे क्या है, एक आर्म बहुत छोटा होता है, दूसरा आर्म बहुत बड़ा होता है। ये लिखा है वन वेरी लॉन्ग आर्म, अनदर वेरी शॉर्ट आर्म। और जो है वो आखिरी है टीलोसेंट्रिक, जो ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता, उसमें क्या है, एक ही आर्म होता है कोने पे। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ये डायग्राम्स ही सबकी बनाई बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब जो है हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ये आता भी है आपके एग्जाम में।
डिफरेंस पहले देख लेते हैं। प्रोकैरियोट, एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ प्रोकैरियोट क्या है। प्रोकैरियोट जो है हमारे पास ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया के जो हम एक चैप्टर भी आपका अलग है, आएगा आगे आपका। मगर ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को प्रोकैरियोट कहते हैं, और जितने भी दूसरे प्लांट एनिमल फंजाई सबके सेल हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट। तो ये मानना है साइंटिस्ट का कि प्रोकैरियोटिक सेल को एक सिंपल सेल है, ये पहले इवॉल्व हुआ, ठीक है, एवोल्यूशन में पहला आया, फिर इसी प्रोकैरियोटिक सेल की एडवांसमेंट होती गई और यूकैरियोटिक जो कॉम्प्लेक्स सेल है वो बन गया। तो ये मेंशन है प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। प्रिमिटिव वही है जो, इसका मतलब वही है कि जो पहले इवॉल्व हुआ उसको प्रिमिटिव कहते हैं। और इसमें क्या है, डज नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें सिर्फ ऐसे ही होता है जैसे ये एक सेल है और इसके अंदर ही जो है न्यूक्लियर सब्सटेंस पड़ा होगा, और मतलब सारा इसी के अंदर, जो सेल का जो जितना भी सब्सटेंसेस हैं इसी के अंदर होंगे, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है, डज नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं होता, ठीक है, न्यूक्लियर जो मटीरियल है वैसे ही पड़ा हुआ होता है। और इसमें क्या है, एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, हमने अभी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी पढ़ा, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। अच्छा, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर प्लाज्म भी नहीं होगा, न्यूक्लियस भी नहीं होगा, क्योंकि तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो इसमें दोनों प्रेजेंट होंगे। उसके बाद क्या है, इसमें होता है ओनली वन सर्कुलर लॉन्ग इंटरवोवन डीएनए प्रेजेंट एज क्रोमैटिन मटीरियल। मैंने जैसे बताया कि अगर मिसाल के सेल है तो इसके अंदर बस ऐसा एक न्यूक्लियर मटीरियल प्रेजेंट होगा, जिसको डिफाइन करेंगे सर्कुलर है, लॉन्ग इंटरवोवन डीएनए है, ठीक है। ये इसको एक्सप्लेन कर, इसमें कोई मेम्ब्रेन कुछ नहीं होता, साइटोप्लाज्म में बस ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। अब यूकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक हम पढ़ भी चुके हैं, क्या है, नंबर ऑफ डीएनए प्रेजेंट विच में अपेयर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हमने पढ़ा कि डीएनए होता है और वो सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम बन जाता है, सेल डिवीजन खत्म हो जाती है तो वो जो है वो क्रोमैटिन नेटवर्क बन जाता है, गुच्छे की फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद क्रोमैटिन मटेरियल डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि क्रोमोसोम में क्या क्या उसकी कॉम्पोजिशन थी क्रोमैटिन की, या क्रोमोसोम की क्या कॉम्पोजिशन थी, हिस्टोन प्लस डीएनए। स्टोन के अराउंड डीएनए जो है वो, ये अगर हिस्टोन थी तो इसके अराउंड डीएनए ऐसे कॉइल कर रहा था, तो इसमें जो है वो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, सिर्फ डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। तो ज़ाहिर यूकैरियोटिक सेल तो अभी हमने पढ़ा, इसमें हिस्टोन प्रोटीन डीएनए दोनों होंगे। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सारे क्या है, गोल्जी, सारे मेम्ब्रेन बाउंड है, इनके अराउंड मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ऐसे ऑर्गेनल्स हमारे पास प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होते। और यूकैरियोट क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। हम यूकैरियोटिक सेल, जैसे हमने सेल का पूरा चैप्टर पढ़ा तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हमने भी पढ़े। उसको मिसोजोम जो है पूरा प्रोकैरियोट में होता है, मिसोजोम यूकैरियोट में नहीं होता। मिसोजोम क्या है, मिसोजोम एक इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बनाता हूँ, मुझे मिटाना पड़ेगा, मैं यहाँ बनाता हूँ, देखें। अगर ये मिसाल के सेल मेम्ब्रेन है, इसकी ऐसे ना इन्वेजिनेशन मतलब इनवर्ड मूव हुई होगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इन्वेजिनेशन इसको कह रहे हैं, इस ये जो इन्वेजिनेशन होगी इसको क्या कह रहे हैं, मेसोजोम। इसका फंक्शन क्या है, ये रिस्पायरेशन परफॉर्म करता है, क्योंकि ये बहुत ही जो है वो प्रिमिटिव सेल है, इसमें प्रॉपर ऑर्गेनल्स वगैरह मौजूद नहीं है। तो इसके पास जो मेसोजोम है, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, इसी से रिस्पायरेशन होती है। तो ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट में, मगर यूकैरियोट में ज़ाहिर है रिस्पायरेशन के लिए हर चीज़ के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, उसको मेसोजोम की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो आपका ये चैप्टर है सेल का।